अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और मैं हूं ज़रिया राजपूत। तो जनाब एक और नई सुबह आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड वी जस्ट होप कि आप लोगों ने जो डे प्लान कर रखा है अपना वो उसी तरीके से चलता रहे, क्योंकि प्लान्स तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल किसी हद तक नहीं हो पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसा प्लान करते हैं वैसे डिलीवर करते हैं और पिछले 40 सालों से डिलीवर करते हुए आ रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं इस रोज स्पेशल की, जिसको हम लोग डेली बेसिस पर आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी वेडिंग सीजन है और हम ये देख रहे हैं कि हर घर में कोई ना कोई फेस्टिविटी का माहौल चल रहा होता है। ऐसे में जहां पर हर एक चीज आपको एक्यूरेट रखने की जरूरत होती है, वहीं पर ये रोज पेटल और ये टिश्यू पेपर्स भी बड़ा मैटर करते हैं। और जो कमिटमेंट है, जो प्लान है, वो 40 साल का है, वो 40 साल से चलता हुआ आ रहा है और ये बड़ा एक लंबा अरसा होता है। 4 डेकेड्स तक एक बिजनेस को चलाना, उसको इंप्रूव करना, उस क्वालिटी को मेंटेन करना और क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाना और उसमें मजीद जो वैरायटी है उसको एडअप करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और साथ ही साथ मार्केट में जो नए कंपटीटर्स हैं उनको फिर एक टफ टाइम देना, वो भी बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन रोज पेटल ये काम बड़ी आसानी से कर रहा है क्योंकि इन्होंने कभी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इसी वजह से पाकिस्तान का जो नंबर 1 ब्रांड है टिश्यू पेपर में, वो रोज पेटल ही है, अपने इस मुनफरिद काम की वजह से, अपनी इस डेडिकेशन की वजह से। खैर आगे बढ़ते हैं। की तरह हम लोग भी किरदार अदा करें, हम लोगों के लिए भी बहुत से काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग वो आसानी के साथ किए चले जा रहे हैं। एनीवेज, टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। अंदर की बातें बाहर आ गई, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज। गवर्नर हाउस में फोटोशूट की वीडियो वायरल, तनकीद शुरू। एक और पाकिस्तानी दोशीज़ा शादी करने हिंदुस्तान पहुंच गई। छिपकली वाली बिरयानी, लोग सदमे से निढाल। और अब सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी काबीना की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जो बजट ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए। पहले हमने देखा था कि 42 अरब रुपए की जो मंजूरी दी गई थी उसमें से 10 अरब रुपए तो दे दिए गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद 17.4 अरब रुपए जारी करने के लिए वजारत ख़जाना से फिर रब्ता किया गया था। और इलेक्शन कमीशन के ही मुतालबे पर वजारत ख़जाना की जानिब से अभी इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और अब मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन इस वक्त आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा से आम इंतखाबात के मामले पर सवालात उठाए हैं। इसलिए मैं यहां पर ही क्लैरिफाई कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि इस मामले को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जाए। लेकिन मौलाना साहब की बार बार स्टेटमेंट सामने आ रही है। पहले उन्होंने मौसम को लेकर इशू उठाया था कि सर्दी बहुत ज्यादा होती है और अब वो सिक्योरिटी को लेकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जब हमारी बात हुई थी कुंवर शाह साहब से, तो वो भी ये कह रहे थे कौन मौलाना ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। हमने उस रोज भी कहा था कि मौलाना एक सियासी को ये नहीं पता कि अब वो होपफुली सदारती उम्मीदवार बिल्कुल मुमकिन तौर पर सदर भी हो सकते हैं अगर तो सियासी हालात उनकी खिदमत में साजगार रहे। लेकिन बहरहाल मौलाना इस बारे में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस बार मौलाना साहब का फैक्टर इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि तहरीक अदम एतमाद का मामला हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बात करें, सेनेट इलेक्शंस के मामलात हो या फिर सूबाई हुकूमतें बनानी हो, विफाक में हुकूमत बनानी हो और किसी की भी हुकूमत आनी हो, मौलाना का किरदार बड़ा अहम रहा है। तो ऐसे में मौलाना साहब का इस तरह के सवालात उठाना डेफिनेटली बड़ा मानी खेज है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अकबर एस बाबर साहब ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो है वो रद्द कर दिया है और वो ये कहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन महज दिखावा है, फ्रॉड है, फरेब है और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको धोखा देने की एक नाकाम कोशिश थी। तो फ्रॉड इंतखाबी अमल ने पीटीआई अरकान को वोट देने और इंतखाबात में हिस्सा लेने के जरिए हक से भी महरूम कर दिया। और इस तमाम तर मामले पर हम ये देख रहे हैं कि बाकी तमाम जमातें और विद इन द पार्टी पाकिस्तान तरीके साहब के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि अचानक से नए लोग नमूदार हो रहे हैं जिन्हें पैराशूटर्स का नाम दिया जा रहा है, जिन्हें उस्मान बुज़दार टाइप इंसान भी कहा जा रहा है कि इस तरह के लोग आ रहे हैं और वो पार्टी की कमान को संभाल रहे हैं। पुराने लोग पार्टी में मौजूद हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा और वो ये कह रहे हैं कि हमें इजी लोड करने वाले खुद ही डाउनलोड हो गए हैं। इसके साथ साथ पीटीआई को पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत भी मिल गई है और साबिक चेयरमैन पीटीआई की अगर हम बात करें तो उनके गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम के जो इंकशाफात इस वक्त सामने आए हैं
वो बड़े होशरुबा हैं। जिस तरह की स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई खावर मानिका और बुशरा बीबी के घर आते थे, फिर उनके कमरे में चले जाते थे, और फिर खावर मानिका मुझे कहते थे कि जाकर देख कर आओ कि चल क्या रहा है। लेकिन वो जब मुलाजिम ये कह रहे हैं कि जब वो कमरे में जाते थे फिर उन्हें साथ नहीं बिठाया जाता था, बल्कि ये कहा जाता था कि आप कमरे से बाहर चल जाएं। तो बड़ी अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स हैं जो कि इस वक्त सामने आ रही हैं। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। फंड्स का मुतालबा किया जा रहा है, सिक्योरिटी का मुतालबा किया जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देखते हैं कि एक रूटीन मैटर ही है, या फिर आप समझते हैं कि मामलात को कुछ बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इस हवाले से कि इस बात को तो अब डिस्कस भी किसी सूरत नहीं किया जाएगा। आप समझते हैं आम इंतखाबात पर तो किसी किस्म का किसी को शक नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे नुक्ता नज़र में भी किसी को शक होना नहीं चाहिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन सियासतदान है, उन्होंने अपनी चुरन बेचनी है, बात करनी है। मौलाना फजलुर रहमान का केपी और बलूचिस्तान में बहुत बड़ा असर मौजूद है। ये नहीं, मतलब मैं हैरान हूँ जो भी आप गुफ्तगू कर रहे थे कि कंवर दिलशाद साहब ने कहा है कि वो कौन है। भाई, आपको अगर एक वजारत निगरान दौर में मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की सियासी हैसियत को चैलेंज करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी अपनी हैसियत एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की है जो इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम थे। फेडरल गवर्नमेंट के भी आप डायरेक्ट सिविल सर्वेंट नहीं आए थे, पीआर से होते हुए आप आगे बढ़े थे। तो इस तरह की स्टेटमेंट खास तौर पर निगरान वजीर आजम को, निगरान वजीर को, या वो शायद बिल्कुल। आमिर साहब, माजरत मैं यहाँ पर एडअप जरूर करना चाहूंगा कि हमारे ही शो में लास्ट वीक हमारी उनसे बात हुई थी, और जब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था तो काफी बरम वो दिखाई दिए, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कौन मौलाना फजलुर रहमान, उनकी बात की कोई हैसियत नहीं है, हमारी भी समझ से बालातर था। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता मौलाना फजलुर रहमान को। मैंने कहा जी JUI के वो रहनुमा हैं, सरबराह हैं, आप किस तरह से निगेट कर सकते हैं एक पार्टी लीडर को? मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी हैसियत से बड़ी बात कही है। उन्हें अपने मनसब का तकाजा देखना चाहिए था कि वो इलेक्शन कराने आए हैं, बस ठीक है वो उस पर बात कर दें। अगर इलेक्शन कमीशन के स्पोक्समैन बनने हैं तो वहां जाके दोबारा ज्वाइनिंग दे लें सिकंदर सुल्तान राजा साहब से, कोई एडवाइजर कंसल्टेंट वहां हो जाए। उन्हें अपना काम करना चाहिए। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल वो जो कहते हैं ना, बिलावल मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, और हम कहते हैं उसे कि ये इस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी यही काम किया है। ये उनका है बिल्कुल कि वो बता रहे हैं कि हमें भी रास्ता मिलना चाहिए, हमारी राह में रुकावट नहीं आनी चाहिए, और ये मौसीकी जो है मुसलसल चलती रहेगी कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, चाहे चीफ जस्टिस ने कहा हो, चाहे वो कहें कि घर जाके बात करें, लेकिन ये गुफ्तगू सियासत की है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी होनी है। और मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मुझे तो यकीन है कि काजी फायज ईसा के होते हुए आप इलेक्शन को डिले नहीं करा सकते 8 फरवरी से। ना कोई सर्दी का इशू है, और लॉ एंड ऑर्डर पहले भी खराब रहे हैं। सर्दी में तो 2 फरवरी 1997 को भी इलेक्शन हो गए थे, या 3 फरवरी यहाँ तक कि 2013 में भी हमने देखा है कि दहशतगर्दी खासी उरूज पर थी, लेकिन इसके बावजूद आम इंतखाबात हुए। बिल्कुल, इस पे आप ना यही है कि जाहिर है इलेक्शन के दिन है, और क्या करें, वो गुफ्तगू लोगों ने करनी है, हमें और आपको उसके ऊपर डिस्कस करना है। आमिर साहब, हम इसे ये कह सकते हैं कि ये किसी की कुछ ज़ाती ख्वाहिश भी हो सकती है कि ये इंतखाबात जो है वो मुलतवी होते हैं, और किसी की जाहिर सी बात है कि ज़ाती ख्वाहिशात की बिना पर तो आम इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता, जहां पर सभी लोग ये सोच रहे हैं, आवाम भी ये चाहते हैं कि आम इंतखाबात अब हो जाए। ये किसी की भी जाती ख्वाहिश हो, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है कि वो ख्वाहिश क्या कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन तो पाकिस्तान की जरूरत है ना, पाकिस्तान की कौम की जरूरत है। आपको आलमी दुनिया के साथ मुआहिदों को बरकरार रखने की जरूरत है। आप दुनिया से तनहा नहीं रह सकते। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि जी हाँ ये जीत जाएगा वो हार जाएगा, ये बड़ा इशू नहीं है। इशू है पाकिस्तान का कि क्या पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान की इक्तिसादी सलामती किस चीज में मुज़मिर है। ये सारी चीजें उसके अंदर देखनी है। हम और आप अगर बैठ के सिर्फ सियासी जमातों के हिसाब से बैठ जाए, आपका IMF का अभी जो बोर्ड होने लग रहा है उसमें फिलहाल तो हम शामिल नहीं है। हमारे लिए टीम उनकी एक दूसरी आई भी है जो फर्दर प्लान को डिस्कस करके फाइनल कर रही है। तो हमारी ये किस्त का अजरा जो होना है वो बुनियादी तौर पे मजीद तय कर देगा कि इलेक्शन और मुस्तहकम अंदाज में 8 फरवरी को हो रहे हैं। हम डिप्लोमेट से भी मिलते हैं, कल भी हम एक फंक्शन में मौजूद थे। उन सबको भी यकीन है कि अब इलेक्शन रुकते हुए नजर नहीं आ रहे, और वो लोग उसकी मॉनिटरिंग के लिए अपना अपना प्लान किए जा रहे हैं। सारी दुनिया की नजर है इस पे, पाकिस्तान पे, इस हवाले से कि भाई यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कोई आज मतलब कि जाती फायदा, क्या नवाज शरीफ को फायदा इसमें है कि इलेक्शन ना हो, क्या इमरान खान को फायदा है
क्या बिलावल को है? जब सियासी जमातें जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं वो सब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। वो बातें इफ एंड बट्स मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया, कोई दूसरी जमात कह देगी, ये उनका राइट है कि वो अपने बयान दें, लोगों को बताएं कि हाँ जी हमारे कंसर्न है। तो जिन इदारों का काम है अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करना, अगर मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जनूबी अजला जो डेरा इस्माइल खान से टांग तक उनका एरिया है वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो अख्तर याद गंडापुर साहब IG KP हैं, वो अगर सुन रहे हैं देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि उनकी टीम इसके ऊपर आए, जवाब दे और वहां पर जो हालात हैं उसको साजगार बनाया जाए कि वहां पर भी इलेक्शन अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, अच्छा, इन्हीं तमाम सूरत हाल में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हुए जिसमें फिर काफी बातों का ख्याल नहीं रखा गया, और वो तमाम जमातें जिन्हें कहा जाता था कि वो मरूसी सियासत करते हैं, उनके यहाँ भी इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसी तरह के होते हैं, लेकिन यहां पर तो वो दो हाथ उन्हें भी पीछे छोड़ गए, उन तमाम जमातों को भी, ना कोई उम्मीदवार था ना कोई वोटर वहां पर मौजूद था। जिस तरह से तमाम तर मामला हुआ, आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर इस पर एक्शन लेगा तो फिर PTI इंतखाबात के बॉयकॉट की तरफ भी जा सकती है? वो कहते हैं ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। भाई बात यह है कि PTI आई थी बुलंद इखलाकी दावे करके जी, और वो कहते थे हमारे वोटर हैं, हम यूं इलेक्शन लड़ेंगे। इनका पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस वजीउद्दीन धांधली के इल्जाम लगा के चले गए। दूसरे आए तस्लीम नूरानी जो रिटायर्ड सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी इल्जाम लगाए, वो भी चले गए कि जी क़यादत मन चाहिए होती है और ये एक ढोंग है। तो इशू ये है कि भाई फिर बाकी सियासी जमातें तो यही कर रही थी, आपने इतने बड़े दावे क्यों किए थे? आप तो उसी तरह हो गए ना जिस तरह बाकी जमातें जिनको आप चोर डाकू कहते थे, फिर आप उनके साथ मिल गए। आप में और उनमें तो फर्क ना रहा, क्योंकि आप तो आए थे सियासत को चेंज करने, तो आप तो उनके रंग में ढल गए। तो ये इलेक्शन वैसा ही था जैसा बाकी जमातों का था। उसमें फर्क सिर्फ ये आया है कि बाकी जमातों में चैलेंज कोई नहीं कर रहा होता, यहाँ पे इनके बानी रुकन है जो हाईकोर्ट के ऑर्डर लेके कहते हैं कि मैं रुकन हूं और मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया। एक और साहब ने भी की हुई है इस्लामाबाद में। ये इसलिए बड़ी खबर बन गई कि इलेक्शन कमीशन अब इस पे चूंकि एक ऑर्डर कर चुका था कि आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराए, और अब ठीक ना कराने के लिए और ठीक कराने के लिए दोनों अतराफ को इलेक्शन कमीशन में बहरहाल सुना जाएगा, और ये बात काफी आगे जाती भी नजर आ रही है, ये ठंडी नहीं होगी। लेकिन आमिर साहब आप कह रहे हैं ना कि चेयरमैन PTI जो साबिक चेयरमैन PTI हैं वो खासी चैलेंजिंग पॉलिटिक्स करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और बाकी लोगों की तरह उन्होंने उस तरह से करते हुए हमें नजर आए कि जो पहले कहते थे अब वो उनके गले पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो स्पेशली खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि चंद महीने गुजरने को हैं और साबिक चेयरमैन PTI जो है वो ताहाल जेल पे, और अभी भी यही कहना है कि कोई डील नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, सीधा सीधा फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, मैं अंदर हूं बाहर मैंने नहीं जाना। इसके बावजूद भी उनके सपोर्टर को, उनके वोटर को चैलेंज करना टफ नहीं होगा मुखालिफिन के लिए? देखिए यही तो सियासत है ना, मुखालिफिन का काम है कि वो अपनी सियासत करें, अपने लोगों के पास जाएं। उन्होंने अपने लोगों से वोट लेना है। खान साहब ने, उनकी टीम ने, जितनी उनकी बची हुई टीम होगी और जितनी बच जाएगी इलेक्शन तक, चैलेंज उनके लिए है। वो जो धमकियां लगा रहे हैं वहां बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से, वो बात सुनी नहीं जा रही उनसे, वो कोई बंदा बात नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं ना मैंने नहीं की बात, भाई उनके पास कोई आया ही नहीं है। उनके पास सिर्फ वो आते हैं जिसको कहते हैं जज, जिसको कहते हैं वकला, और वो मुलजिम की हैसियत से, एक केस में मुजरिम की हैसियत से इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल मुजरिम की हैसियत में उनकी जमानत हो चुकी हुई है, लेकिन जुर्म मौजूद है जिसके लिए वो 5 साल नायल है। आज अडयाला जेल में उनका नैब का 190 मिलियन पाउंड वाला केस चल रहा है। 12 तारीख को उनके ऊपर फर्द जुर्म लग रही है साइफर वाली। उनको इससे निमटना है, पॉपुलैरिटी वो लेके खड़े हैं। पॉपुलैरिटी के अलावा सबसे बड़ी बात होगी कि आपके कैंडिडेट किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे, और पोलिंग डे से पहले मैं बिल्कुल इस पे कहता हूं हमेशा कि 70% सारा जोर आखिरी 2 दिनों का होता है कि आप किस तरह अपने वोटर को मोबिलाइज स्टेशन तक लेके जाते हैं। ठीक है, ये अब आपके ऊपर होगा कि कैंपेन कैसी होगी। तो ये सब सियासी जमातों के लिए है। खान साहब के लिए इसलिए है कि वो अंदर है, और 2018 में नवाज शरीफ को उन्होंने अपनी फरमाइश पे अंदर कराया था, तो वो उन्होंने चैलेंज कबूल किया। वो लंदन से आके बेटी के साथ अरेस्ट हुए, उन्होंने अपनी पार्टी को बचाया कि मैं भाग नहीं रहा। लेकिन जिनके थ्रू अंदर करवाया था उन पर तो भी सवाल ये निशान है ना आमिर साहब, और उसके हवाले से साबिक चेयरमैन PTI बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कोर्ट तक लेकर आऊंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोर्ट तक तो वो आ गए, लेके क्या आएंगे? जाहिर है कल उनकी फिर अल अजीजिया केस में
है समाअत अपील की, मेरे हिसाब किताब में तो कल उसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि उस केस में बचा ही कुछ नहीं जज अरशद मलिक के बाद। हाँ, उनके कागजात नामजदगी जब जमा होंगे वो जाके सुप्रीम कोर्ट में तय होंगे, क्योंकि उनके लिए उनके मुखालफिन कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने तायात नाअहली की है, लिहाजा एक एक्ट के तहत इसे आप बहाल नहीं कर सकते 5 साल का कह के, और वहां पे एक लार्जर बेंच बनेगा और इस मसले को तय करेगा। ये चलेगा और उनकी इलेक्शन कैंपेन भी इसके साथ साथ चलेगी। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं तमाम हलकों की जानिब से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो जब जेल में मौजूद हैं, उनका जो तर्ज सियासत है, जो सोच का अंदाज है, वो अब शायद बदल गया होगा जब खुद ही में वो वक्त गुजार रहे हैं, अकेले वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि शेख मुजीब के साथ क्या कर लिया था, वो भी जीत के थे। जो लाइन अब वो शेख मुजीब वाली हमें लेते दिखाई दे रहे हैं, ये बातें तो फिर नॉर्मल सियासतदान नहीं करते। सानिया 9 मई से फिर उन्होंने कुछ नहीं सीखा। इस तरह की एग्जाम्पल कोट करने की उन्हें क्यों जरूरत पेश आई? वो कहते हैं ना कि 40 साल के बाद बस बंदे ने जो सीखा होता है वो उस पर ही अमल करता है, सीखता नहीं है। तो उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट को धमकी लगाई है मुजीबुर रहमान का नाम देके। तो स्टेट जाने और वो जाने, 9 मई के बाद से तो है ही काम उनका, उनके साथ डायरेक्ट हुआ है। वो उनसे बात नहीं कर रहे, ये उनसे बात करना चाहते हैं, वही पुराना लाड प्यार चाहते हैं, वो उन्हें नहीं मिल रहा। मिल क्या रहा है, बात ही नहीं हो रही है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगत रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरा ख्याल है उनके लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। उन्हें सियासी तौर पर कोई आसानी नहीं फराम होने जा रही। उनके अंदर अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं, और जो कोई आएंगे नमूदार होंगे, एक पॉलिटिकल रास्ता ले लेते, बयानात देते लोगों से अपनी पार्टी के जरिए। मेरा ख्याल था कि बैरिस्टर गौहर एक अच्छे आदमी हैं, उनके जरिए ये कोई अहदो पैमा करेंगे रियासत के साथ। लेकिन जो उन्होंने अडयाला जेल में गुफ्तगू की, उसमें बैरिस्टर गौहर के लिए भी उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी कि अगर एक सॉफ्ट लहजे का बैरिस्टर उनका चेयरमैन बन गया है तो वो उनके लिए कोई रास्ता ढूंढ ले। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद ही कोई बातचीत होगी। अब मुझे कोई मुआवजा होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि उनके लिए कोई रास्ता पॉलिटिकली निकलेगा जल्दी। अच्छा, ऐसे में आमिर साहब, ये जो खबर मानिका साहब के मुलाजिम ने कल जो बयान दिया है वो भी खासा गर्दिश में हमें नजर आ रहा है, और हमने सोशल मीडिया पे भी खासी बहस देखी, जिससे लोग ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा देखा नहीं पाकिस्तान में कि किसी मुलाजिम को प्रोटोकॉल के साथ अदालत लेकर आया जा रहा हो और वो फिर बासानी आकर अपना बयान कलमबंद करवाए और फिर वहां से चला जाए। तो वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को राम करने की जो कोशिशें हैं वो हमें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने देखा कि वो अदालत में गए हैं, बयान दिया है, लेकिन फिर अदालत का फैसला कुछ भी हो इस गैर शरई निकाह केस में, आपको लगता है कि ये लोगों के जहनों पर उस तरह से असरअंदाज होगा? देखिए, जो खान साहब का वोटर है ना, अगर सोशल मीडिया की आपने बात की है तो देख लें कि जो बात मैं और आप बात नहीं कर रहे, वो एक एक बात खोल के उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये उनका ज़र्फ है, उनका वोटर है, उनकी मर्जी है। जो इनके मुखालिफ हैं उन्होंने अपनी बात करनी है अपने वोटरों से, जो मैं बार बार कहता हूं, उन्होंने वोट लेना है अपने अपने वोटर से। तो खान साहब का वोटर अगर इसमें खुश है तो मुझे और आपको इसमें क्या है। बाकी जो शरीयत की बात है वो ठीक है, वो 8 तारीख को उस पर दलाइल होंगे, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं। ये जज पहले भी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये कंप्लेंट बनती है। उसके बाद बुशरा बेगम और इमरान खान साहब को नोटिस हो सकते हैं, जो 8 के बाद होंगे। वो अपनी जगह चलेगा सिलसिला, मैं उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो एक ऐसी गलाजत है जिसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। एक और लड़की हैं जो कि पाकिस्तान से भारत शादी के लिए पहुंच गई हैं। कुछ रोज़ पहले भी हमने इस तरह का एक और वाकया आपके साथ रिपोर्ट किया था। तो ये जो क्रॉस द बॉर्डर हम देख रहे हैं, जो शादियों का सिलसिला है, वहां से भी दुल्हनें आ रही हैं और यहाँ से भी लड़कियां जा रही हैं वहां पर शादी। तो एक क्रॉस बॉर्डर जो प्यार मोहब्बत है, ये मैं बड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पर जो जी बिल्कुल, तो ये जो इस पर हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया की तरफ से नॉन स्टॉप जो लाइव कवरेज है, लाइव ट्रांसमिशन हैं, वो भी शुरू कर दी गई हैं। इंटरव्यू का सिलसिला
सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वाकयात पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं और कराची से ताल्लुक रखने वाली जवेरिया खानम हैं जो कि अब इस वक्त भारतीय मीडिया के मुताबिक कोलकाता पहुंच चुकी हैं, जिनकी तस्वीर वीडियोज़ आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लाहौर के वाघा बॉर्डर के जरिए ये मंगल को हिंदुस्तान पहुंची हैं और इनके होने वाले शौहर समीर खान और जो उनके बकिया खानदान के अफराद थे उन्होंने फिर वहां पर ढोल बजाकर जवेरिया का इस्तकबाल भी किया है। और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले साल में यानी कि 2024 के जनवरी में ही पहले हफ्ते में इनकी शादी भी होने जा रही है इंशाल्लाह। और ऐसे में हमने सोचा कि इन लोगों के हवाले से न सिर्फ आपको बताया जाए बल्कि इनसे मुलाकात भी आपकी करवाई जाए। तो ये टू बी हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जवेरिया। और समीर भी हमारे साथ मौजूद है। समीर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जवेरिया से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जवेरिया, आप मुझे ये बताइए कैसा रहा, कैसा महसूस कर रही हैं पाकिस्तान आकर, बॉर्डर क्रॉस करना, हिंदुस्तान जाकर? जवेरिया हिंदुस्तान गई है। जी जी। तो कैसा लग रहा है आपको ये बॉर्डर क्रॉस कर और ये जो सारी फेस्टिविटी है इसको आपने कैसे वेलकम किया वहां पर? असल में ये वीजा मिलना और ये सब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड था पहले 2 दफा रिजेक्शंस के बाद, कि जब तीसरी दफा जब वीजा आ गया मेरा तो उसकी खुशी मैं बता नहीं सकती। सबकी को बहुत थी, मेरे घर वालों को। वो आप दोनों के चेहरों से हमें अंदाजा हो रहा है खुशी का। तो बहुत ही ज्यादा खुश थे हम लोग। फिर जिस तरीके से आप लोगों ने देख ही लिया है बॉर्डर पे, जिस तरीके से मेरा वेलकम हुआ है वो मैं शायद कभी भूलूंगी नहीं। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है समीर, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे और ये स्टोरी हम थोड़ी सी जानना चाहेंगे कि कैसे मुलाकात हुई, कैसे बातचीत का आगाज हुआ, कैसे आप एक दूसरे को जानने लगे। कोई रिलेटिव्स आपके पाकिस्तान में मौजूद थे? जी, ये मेरी मम्मी के भाई की, कजन भाई की बेटी है। अच्छा। और 2018 में मैंने मम्मी के फोन में इनकी फोटो देखी थी। मैंने मम्मी को बोला मम्मी कौन है? फिर मम्मी ने बताया, मुझे पसंद आ गई थी फोटो देख के। तो मैंने बोला मम्मी को मैंने इनसे शादी करा, मैंने रिश्ता करा दूं। ठीक है। तो तब से 2018 में से लेके आज 2023 दिसंबर हो गया। हम लोग समीर, बड़ी लंबी स्ट्रगल है आपकी, 6 साल की स्ट्रगल है आपकी ये। जी 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 है। अच्छा समीर, हमने ये भी देखा है जवेरिया से जरा कमेंट लेते हैं। मुझे ये बताइए कि लोग अमूमन मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि आपकी फोन कॉन्वर्सेशन, स्काइप कॉन्वर्सेशन या फिर व्हाट्सएप कॉल ये एक हद तक मैटर रखती है, लेकिन लाइव 1-on-1 मिलना, इसकी खूबसूरती, इसका चार्म ही अलग होता है। तो इस दौरान, इस बीच किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मुलाकात हुई है या 6 साल बाद जाकर आप लोग मिले हैं और इस तरह से मिले हैं? बिल्कुल, हम लोगों का असल में शुरू में तो हम लोग कभी भी नहीं मिले थे एक दूसरे से पहले, बट जानते थे। और हमारी पहली मुलाकात हमारे रिश्ता होने के ऑलमोस्ट 2 साल बाद हुई है। तो वो हम पहली दफा मिले थे थाईलैंड में। तो बहुत अच्छा लगा था, दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिली थी, बहुत अच्छा लगा था, बहुत मजा आया। ठीक है, तो दोनों फैमिलीज की तरफ से फिर कैसा रिस्पॉन्ड है? क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ मसाइल हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रहते हैं, वीजा पॉलिसी के इश्यूज फिर रहते हैं, आने जाने में फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, इस टाइम में हम दोनों की ही फैमिलीज बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रही हैं। यहाँ समीर की फैमिली, मेरी फैमिली, क्योंकि हम लोगों को जाहिर है जब इंडिया और पाकिस्तान का जो हमारा कल्चर है तो वो ऐसा है कि दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं सारी प्रिपरेशंस में, शादी में, तो वो एक साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो उसी चीज को लेके हम लोगों ने वीजा अप्लाई किया था पहले 2 दफा, जो कि नहीं मिला था हमें। तो फिर उन्होंने ये बेहतर समझा कि मैं चली जाऊं, वो बेहतर है अपनी, मतलब उन लोगों के इलाके बेटी घर की हो जाए तो वो सबसे बेहतर है। तो फिर समीर, कहाँ तक पहुंची है शादी की तैयारियां? बुकिंग शुकिंग्स हो गई हॉल्स की? और इंडियन लहंगे बड़े फेमस होते हैं। जैसे ही वीजा की खबर सुनी तब से बुकिंग सब कुछ कर ली है हम लोगों ने, तैयारी पूरी शुरू है। सब दोस्त मेरे आ रहे बाहर से। मैं जर्मनी 5 साल था तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे बाहर से, अफ्रीका से, अमेरिका से, स्पेन से। तो बहुत दोस्त मेरे पहुंच रहे हैं जनवरी 1st वीक हम लोग की शादी के लिए। और सबको कहानी पता है हमारी कि हम लोगों ने नहीं, अब तो पूरी दुनिया को पता चल गई समीर आपकी कहानी। जी जी जी, एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा। तो अभी जो जवेरिया की जो फैमिली है, जो पाकिस्तान में है, खानदान के लोग यहाँ भी मौजूद हैं, वो इंडिया किस तरह से ट्रैवल करेंगे? कोई न्यूट्रल वेन्यू होगा या तमाम जो तकरीबात हैं वो हिंदुस्तान में ही होंगी? जी, अभी जितनी भी जो अभी के इवेंट है वो हिंदुस्तान में ही होंगे। फिर हम लोग इंडियन गवर्नमेंट से कोशिश करेंगे कि
इनकी फैमिली को वीजा देते हैं कि शादी अटेंड कर पाए, हम लोग कोशिश मनाएंगे और देखते हैं क्या होता है। सही। अच्छा मुझे ये बताएं जवेरी, तो मैं समीर से भी कह रही थी ना कि हम लोगों को इंडियन साड़ीज और इंडियन लहंगा ये बड़े पसंद होते हैं, तो कुछ आपने सोचा है कि आपने कहाँ का लहंगा पहनना है या किस किस्म का जोड़ा आपने डिजाइनर का पहना है? और हमने देखा है कि इंडियन वेडिंग्स में एक लाइट आइवरी कलर, बेज कलर, पिंक कलर, ये वैरायटी बहुत इन है, तो आपने भी कुछ ऐसे प्लान किया या फिर इंडियन ट्रेडिशनल रेड मरून की तरफ जाएंगी? वही जैसे मुझे जो बात है, मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है, मुझे लहंगे वो बहुत पसंद है। तो जैसे ब्राइडल लहंगे आपने देखे होंगे, तो मुझे वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडियन पसंद है। हाँ। तो मेरी जो मम्मी है, तो मतलब मेरी जो सास है, उन्होंने मेरे लिए बिल्कुल अनार वाला जो रेड होता है उस कलर का लहंगा बना, मेरी पसंद का। ये अनार वाला ठीक है। तो वहां पर जब आप गई हैं, अब खाने भी आपने ट्राई किए होंगे, मेरा ख्याल है कुछ दिन हो गए आपको वहां गए हुए, तो कौन सी फेवरेट डिश आपकी रही है अभी तक? कल ही हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो हम लोगों ने अभी प्लान्स बनाएंगे इंशाल्लाह जल्द ही। तो खाने पीने की लिस्ट तो मैंने बनाई हुई थी पहले से कि मुझे ये समीर को पाकिस्तान लेकर आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का प्लान है कि कुछ अरसे में जरूर पाकिस्तान का चक्कर लगाएंगे, क्योंकि समीर को खाने पीने का इतना शौक है, और पाकिस्तान में भी जैसे गोश्त वगैरह के और उस टाइप के आइटम, बिरयानी, वो समीर को देख के लग रहा है कि वो खाने के बहुत शौकीन है। अच्छा, अगर देखा जाए दोनों का, तो समीर और जवेरिया, आपको इंडिया का क्या खाने की ख्वाहिश है, और समीर आपको पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के कौन से खाना खाने की ख्वाहिश है? चलिए बैक टू बैक स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे एक तो साउथ इंडियन कुजीन बहुत अच्छा लगता है इनका, और दूसरा मुझे इधर के कुछ मशहूर चीजें हैं यहाँ, कलकत्ता के मोमोज और कुछ रोल वगैरह, कुछ बहुत पुचके, यहाँ पे पाकिस्तान में गोलगप्पे कहते हैं, यहाँ पे पुचके कहते हैं। तो वो सब बिल्कुल ट्राई करने का। ड्रामास में और इंडियन मूवीज में पानीपुरी सुना है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर अलग अलग स्टेट में भेलपुरी, पानीपुरी। अच्छा, हाँ। जो पुचका है वो कैलकाटा एक्चुअली अपने स्ट्रीट फूड के लिए सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया में। अच्छा, तो जो पुचका, ये आप जो पानीपुरी सब देखा, सब यहीं का बना हुआ। रोल जो होता है वो भी यहीं का इन्वेंटेड है। आलू वाली बिरयानी जो होती है वो भी यहीं इंडिया में सिर्फ यहीं मिलती है। तो खाने के मामले में कैलकाटा बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और दोनों के जो फेवरेट सिटीज हैं क्रॉस द बॉर्डर, वो कौन कौन से हैं? जवेरिया, आप किस सिटी को देखना चाहेंगे हिंदुस्तान में? और समीर, आप पाकिस्तान आते हैं, हम तो आपको वेलकम करेंगे। आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? मुझे ऑफ कोर्स मैं कराची आऊंगा। मुझे नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान घूमना है, बहुत खूबसूरत है, मैंने सुना है। मुझे वो जो क्या जगह थी नॉर्थ में जहाँ वो सब कढ़ाई वढ़ाई मिलती है, पेशावर में, नमक मंडी में पेशावर की। जी। तो मैं ये सब वीडियोस देखता रहता हूँ आपकी ऑनलाइन। बहुत शौक है मुझे, कढ़ाई बहुत पसंद है, मैं खुद खाना बनाता हूँ, तो पाकिस्तानी कढ़ाई देख देख के मैं खाने वैसे बनाता हूँ। चले लाहौर आए तो हमारी तरफ जरूर आए, हमारी तरफ से भी आपको दावत है, न्यू की टीम हमारे शो में जरूर वेलकम करेगी। जी बिल्कुल। और जवेरिया, फिर क्या प्लान्स हैं शादी के बाद? पाकिस्तान का तो चले आप प्लान बता रहे हैं, और कौन कौन से प्लान हैं, कहां पर जाने के प्लान्स हैं? तो फिलहाल तो खैर मुझे इंडिया का भी नॉर्थ बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो जैसे वहाँ के हिल स्टेशंस हैं, तो वहाँ का जरूर प्लान करेंगे हम लोग घूमने का। अच्छा, वैसे मेरी भी पर्सनल सजेशन दोनों को यही है, स्पेशली जवेरिया को, कि इंडिया का वीजा बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो भाई 45 दिन है, घूमो, जहाँ जाना है, पता नहीं दोबारा आती हो नहीं आती हो, क्या मिलता है, कितनी देर के बाद मिलता है, और शॉपिंग तो दबा के करना। बिल्कुल सही है। और ऐसे ही है। और ठीक है जवेरिया, अभी कोलकाता आप गई हैं, कराची से गई हैं, एडजस्ट होने में, एक कल्चर में, एक जगह में भी टाइम लगता है। मुझे आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपको थोड़ा सा भी वक्त लगा है वहां पर एडजस्ट होने में। ऐसा लग रहा है आप पाकिस्तान से ज्यादा खुश वहां जाकर हैं। एक्चुअली मेरे जो इन-लॉज हैं सारे इतने लविंग हैं, वो आपने बॉर्डर पे ही देख लिया होगा, मेरे सिस्टर मेरे साथ थे, तो
यहाँ पे मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि मैं बहू हूँ इधर, मैं बिल्कुल बेटी की तरह मुझे सब जवेरिया सास ससुर अच्छे थे तो आपकी शादी इंडिया में हो भी रही है, सास ससुर अच्छे ना होते बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, जैसे कल आपने बॉर्डर क्रॉस किया है तो आज जैसे आप हमसे भी बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो इंडियन मीडिया है वो भी इस पर लाइव ट्रांसमिशन भी कर रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा आप दोनों को कोई टाइम मिला है खुद से भी आपस में भी कोई बात करने का? आप लोग सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू के थ्रू एक दूसरे को जान रहे हैं। हम घर पहुंचे, मेरे ख्याल से अमृतसर से हम लोग की कलकत्ता की डायरेक्ट फ्लाइट थी, तो उधर से हम घर पहुंचे तो उसके बाद से मुस्तकिल इंटरव्यूज हम लोग दे रहे हैं। तो कल बहुत थक चुके थे, बहुत ही ज्यादा। तो आगे कितनी इंटरव्यूज प्लान है? कुछ तो पता होगा कि उन्होंने भी कांटेक्ट किया हुआ है, उन्होंने भी कांटेक्ट किया है। एक और है 2 बजे, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि बस और फोन बंद कर दूं। जी, शादी की भी तैयारी करनी है हमें। हाँ। ठीक है, और तो यही बात। और जनवरी की किस डेट को शादी कर रहे हैं आप लोग? 6 जनवरी को। 6 जनवरी को, ठीक है। तो दुल्हा दुल्हन कहाँ से तैयार हो रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि अब पूरी दुनिया जानना चाहती है कि जवेरिया किस डिजाइनर के कपड़े पहनेंगी, समीर किस डिजाइनर के कपड़े पहनेंगे, कहाँ से तैयार होंगे? असल में फिलहाल वेन्यूज वगैरह ही जरा ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें वक्त लगता है काफी, तो पहले वो बुक वगैरह करने में लग गए थे सब, तो अब मैं आ गई हूँ, तो अब जरा साथ में ये मुझे ये मैं इनकी पसंद का शेरवानी या सूट पहनूंगा। शुरू में ऐसा होता है समीर, शुरू में ऐसा होता है कि इंसान हर चीज अगले की मर्जी की पहनता है। जी ठीक है। समीर, फिर किस कलर का शेरवानी का आपने डिसाइड किया है? क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से खवातीन या लड़कियों का बड़ा इन है वहां पर बेज और ये लाइट पिंक और इस तरह के कलर्स, लड़के भी अमूमन वहां पर सेलिब्रिटीज जो इसी किस्म के कलर को ज्यादा ओन करते हैं, तो आपने भी कुछ लाइट? जी वही जो शादी का होगा वो तो क्रीम बेज ये सभी कलर का होगा, अच्छा खूबसूरत काम हुआ हुआ। वो पाकिस्तानी होगा। हाँ, वो पाकिस्तानी होगा, लेके आएंगे। अच्छा, और ये जो शादी आप लोगों की हो रही है ये किला फतह करने के बराबर है, और हम देखते हैं इंडियन वेडिंग्स में फिर दूल्हों ने तलवार भी पकड़ी होती है, तो फिर उसका भी कोई मुजाहिरा करने जा रहे हैं आप, आपके कजन्स मिलकर? वो तो आई गेस पंजाबी कल्चर है, अच्छा, हम पठान है, क्योंकि तो कितना अंडरस्टैंड कर गई है जवेरिया। तो जवेरिया को पहले ही सारा पता है, आपका जो मैनुअल है ना वो जवेरिया के पास पहले ही मौजूद है। हम जो सवाल समीर से भी पूछते हैं जवेरिया के पास उसके जवाब होते हैं। एकदम ठीक है, जबरदस्त। चले, बड़ी जबरदस्त आप दोनों की जोड़ी लग रही है, और हमारी बेस्ट विशेस हैं आप दोनों के लिए कि जिस तरह से अक्रॉस द बॉर्डर ये प्यार हम बढ़ता देख रहे हैं लोगों के दरमियान में, हम ये चाहते हैं कि हुकूमतों के दरमियान भी बढ़े और ये जो दूरियां हैं ये कम होनी चाहिए। जो भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं वो यकीनी तौर पर बेहतर होने चाहिए, और इंडिविजुअली जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से भी कुछ फायदा होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आगे चलकर जवेरिया को उसके दोस्तों की तरफ से, उसकी कजन्स की तरफ से बहुत बड़ी लंबी लिस्ट जाने वाली है कि भाई आते में ये ले आना और ये ले आना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका, और समीर आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया इस कॉन्वर्सेशन के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड टू पाकिस्तान। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको इंडिया के एक शहर कोलकाता लेकर गए थे, लेकिन अब हम आपको लेकर चल रहे हैं हैदराबाद, क्योंकि इंडिया से बड़ी हैरानकुन खबरें आ रही हैं, लेकिन ये खबर चौंका देने वाली है, क्योंकि बिरयानी बहुत से लोगों को पसंद है, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हों चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले हों। लेकिन हमने आलू गोश्त की बिरयानी सुनी है, हमने चिकन के साथ, बीफ के साथ, मटन के साथ, फिश बिरयानी भी सुनी, प्रॉन बिरयानी भी सुनी, हाँ, कबाबों के साथ। ये छिपकली बिरयानी का टेस्ट कैसा होता होगा? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। लेकिन अच्छा, जो ये वहां पर मौजूद थे, क्लाइंट जो मौजूद थे जो इसको खाने के लिए गए थे, उनकी बचत हो गई है कि किसी भी तरह से उन्होंने टेस्ट नहीं की, पहले ही फाइंड आउट हो गया कि इस खाने में छिपकली मौजूद है, जो कि वीडियो भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। बावर्ची नाम का वहां पर कोई रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है, लेकिन अब ज्यादा फेमस हो गया है अपने इस कारनामे की वजह से। तो ये विश्व आदित्य नामी सारिफ हैं जिन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, एक बहुत बड़ी फिर डिबेट उसके बाद हम देख रहे हैं क्रॉस द बॉर्डर छिड़ी हुई है, जिसमें बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, और इस तरह के वाकयात
पहले भी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि रिपोर्ट होते रहे हैं, मुख्तलिफ जानवरों के जो आज़ा हैं वो खानों में से निकलते हैं। और वो कहते हैं ना कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, लेकिन इस किस्म की मिसालें कुछ केसेस में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब खाने पीने के मामलात, हाइजीन जैसे मामलात हो ना, तो यकीन जानिए आपके पूरे के पूरे कारोबार जो है ना वो सारे मुतासिर हो जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बेहतरीन खाना जो है ना वो आपके अपने घर का है, और ये आपके अपने घर का नाम किसी खाना जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। स्पेशल इसकी कदर हमें उस वक्त आती है जब हम अपना मुल्क छोड़कर, अपना घर छोड़कर या तो किसी और शहर में रह रहे हों या फिर हम लोग मुल्क से बाहर रह रहे हों। तो आज भी मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ना अपने घर के खाने को प्रेफर करें, घर के खाने को तरजीह दें। लेकिन ये जहां पर मैं आपको अच्छी नसीहतें कर रही हूँ ना, वहीं पर एक तूफान बरपा इस वक्त हैदराबाद में, और वो इसी वजह से है कि वो जो हाइजीन का वहां पर ख्याल नहीं रखा गया, जो छिपकली खाने में से निकली है अगर वो खा लेता सारिफ तो फिर उसके साथ क्या होता, उसकी हालत कितनी बिगड़ जाती। तो इस पर भी कहा जा रहा है। खैर रेस्टोरेंट की जानिब से हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी फिर इस पर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि हमने मसले की निशानदेही की है, वी आर वर्किंग ऑन इट, और इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश भी की जा रही है। इसको हम बड़े संजीदगी से लेते हैं क्योंकि खाने से रिलेटेड जिन लोगों का काम है उनको हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, रखना भी चाहिए। और जिस तरह से जरिए आपने कहा है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें घर में ही सबसे ज्यादा जो खाने हैं वो खाने चाहिए, लेकिन कभी कभी टेस्ट की खातिर भी खा लेना चाहिए। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि मोस्टली तो आप यही कोशिश करें कि घर का खाना खाएं ताकि आप तंदुरुस्त भी रहें। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ये हमारी न्यूज हेडलाइंस की ब्रेक होगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, न्यू पाकिस्तान। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। आज मेजर शबीर शरीफ शहीद की 52वीं बरसी जो है वो अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है, और ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। मेजर शबीर शरीफ की 52वीं जो बरसी है इस वक्त उसकी तकरीब का एहतमाम किया गया है, और मनाजिर हम इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। बराह रास्त ये मनाजिर हैं जहाँ पर फूलों का जो गुलदस्ता है वो भी मज़ार पर पेश किया गया है, और हम देख रहे हैं कि मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत और उसकी तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब के ख़ुसूसी मनासिर आप इस वक्त देख रहे हैं, और जिस तरह से ये खूबसूरत अंदाज में हमेशा की तरह उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, आज एक बार फिर से पेश किया जा रहा है। मेजर शबीर शरीफ शहीद का 52वां यौम शहादत जिसके तकरीब का एहतमाम किया गया है। बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। मेजर शबीर शरीफ 29 अप्रैल 1943 को गुजरात के इलाके में शहीद हुए थे। उनका ख़ानदान पाकिस्तान आर्मी से ही वाबस्ता था, और कौमी घराना होने की वजह से मेजर शबीर शरीफ शहीद एक निडर और बहादुर इंसान थे। 1964 में उन्होंने अप्रैल में कमीशन हासिल किया और पासिंग आउट परेड में सबसे ज़्यादा फौजी तरबियती एजाज़ भी हासिल किए। बिल्कुल, ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं, और उनके अहल खाना भी इस तकरीब में मौजूद हैं, और आर्मी चीफ को भी इस वक्त बराह रास्त देखा जा सकता है। वो भी मेजर शबीर शरीफ शहीद के अहल खाने के साथ इस वक्त यहाँ पर दुआ के लिए पहुँचे हैं। की रूह को पेश करते हैं। अल्लाह अर्ज़ पाक के जितने भी शोहदा हैं सब के लिए इसाले सवाब करते हैं, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी यूनिट के जितने भी शोहदा हैं उनकी अरवाह को पेश करते हैं, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जो बशारतें शोहदा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं उन सब से सरफराज फरमा। ऐ अल्लाह हमारे शोहदा के तवस्सुल से हमारे वतन को हर किस्म के शरूर और फितनों से महफूज़ फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।
शरीफ शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत की तकरीब न्यूयॉर्क स्क्रीन पर आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। नाजरीन, आपको बताते चलें कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। खराज तहसीन उन्हें पेश किया गया और दुआ भी की गई। 28 अप्रैल 1943 को पैदा हुए मेजर शब्बीर शरीफ का जो ख़ानदान है वो पाकिस्तान आर्मी से ही वाबस्ता था और कौमी घराना होने की वजह से मेजर शब्बीर शरीफ शहीद एक निडर और बहादुर इंसान थे। मेजर शब्बीर शरीफ ने अप्रैल 1964 में कमीशन हासिल किया और कौमी तरबियती एजाजी शमशीर से भी उन्हें नवाजा गया। साथ ही साथ पास आउट होने के बाद फ्रंटियर फोर्स की 6ठी बटालियन में उन्हें तैनात किया गया था। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत की तकरीब इस वक्त आदमियों की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 52 बरस पहले जो खिदमात उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर अंजाम दी हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। तो अब बढ़ते हैं न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, जहां कारोबार के आगाज में ही तेजी देखने में आ रही है और इंडेक्स 63,227 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंडेक्स में 271 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता 284 रुपए पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको अपडेट कर देते हैं कि इंडेक्स इस वक्त जो है वो 63,227 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं और हमने आज एक बार फिर से देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी का रुझान रहा है। जी, तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ खेल के हवाले से बात हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का अपना पहला मैच जो है वो 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू कर चुकी है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि आज कौमी टीम 4 रोजा दौरे पर पहुंची है और दौरान ऑस्ट्रेलिया की जो इस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम है उनके साथ जो हमारा मुकाबला है वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त कैनबरा में मद्दे मुकाबिल है। जो मैच का आगाज है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे हो चुका हुआ है और अब देखने में आ रहा है कि जो रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो जो दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स हैं, अब तक के 69 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से जो 34 मैचेस हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की है और हमारी जो पाकिस्तानी टीम है महज 15 मैचेस में ही कामयाबी हासिल कर सकी है। तो बिल्कुल भी ये दौरा आसान नहीं होने वाला है। जैसे कि एक बार फिर से हमने देखा कि दोबारा से टीम को बनाया गया है, कैप्टन चेंज हुए हैं और इस तरह की मुश्किलात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है और पहला ही जो टूर है वो बड़ा ही टफ साबित टीम से है और बड़ा टफ साबित होने वाला है। फाइनलिस्ट जो टीम है उसके मेंबर्स के साथ है। फिर हम ये भी देखते हैं कि कौमी टेस्ट टीम के कप्तान जो है शाहीन मसूद, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी हिकमत अमली डेफिनेटली बनाई हुई है, लेकिन शान मसूद ने कहा है कि सिडनी में गेंद रिवर्स होता है। वसीम जूनियर को इसलिए साथ लेकर आए हैं और खुर्रम शहजाद और मीर हमजा दोनों डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, लिहाजा अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे और फिर बाबर आजम नंबर 4 पर खेलेंगे। सरफराज अहमद को मोहम्मद रिजवान पर जो है वो थोड़ी तरजीह दी जा रही है और न्यूजीलैंड में विमेन क्रिकेट टीम की कामयाबी में ही हमारे साथ साथ हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी T20 में कामयाबी हासिल और इस वक्त हम देख रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर 11 का जो मैच फिर पाकिस्तानी टीम के साथ हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की, इस वक्त 214 रन बना लिए गए हैं। 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के पवेलियन लौट चुके हैं। शान मसूद जिन्होंने अब टीम को एज अ कैप्टन ज्वाइन किया है वो हम देख रहे हैं बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 172 गेंदों पर वो भी अपनी सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। बाबर आजम गालबन 40 रन पर वो इस वक्त पवेलियन लौट चुके हैं। तो पाकिस्तानी टीम को स्टार्ट तो बड़ा अच्छा मिला है। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि बहुत से जो तजियाकार हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे थे कि दौरा बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर खेलना इन तमाम खिलाड़ियों के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन अभी जो स्टार्ट की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जो कैप्टन हमें फ्रंट फुट पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं और यही हमेशा से बात की जाती है कि कैप्टन अगर लीड
लीड करता है तो फिर जो पूरी टीम है उसकी परफॉर्मेंस बड़ी ही जबरदस्त रहती है। 214 रन पाकिस्तानी टीम इस पर स्कोर कर चुकी है। 65 ओवर्स का खेल इस वक्त हो चुका है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, इससे मजीद भी बात करेंगे। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है उस पर तो बात जरूर करेंगे, लेकिन जो वुमेन टीम कामयाबियां समेटती दिखाई दे रही है उस पर मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक तो कांग्रेचुलेशंस वुमेन्स टीम को। मुझे याद है कि हम ही अपने शो में बैठ के सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए आए हैं आलिया रियाज को, लेकिन हमेशा कहते हैं ना एक बड़ा प्लेयर जो उनसे अपने बैट से वो जवाब देता है। चाहे वो इस सीरीज़ की बात करूँ, चाहे पिछला जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली थी उसमें भी आलिया रियाज ने बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ दी थी, लेकिन जो कल का मैच हुआ बहुत स्टैंडिंग था। निदा डार को मुझे याद है इंजरी थी, तब भी उन्होंने अपना ओवर कंप्लीट किया। फिर फाइट फ्रॉम द फ्रंट करना, देखें पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली पुरानी टीम है, लाइक हमारी लड़कियां एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन अगर मैं न्यूजीलैंड के साथ कंपेयर करूं तो आपको पता है कि जमीन आसमान का फर्क इस सेंस में उनके स्ट्रक्चर को लेकर। उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी लड़कियों की लीग क्रिकेट भी होती है, उसके अलावा वो ज्यादा हाईली इन्वेस्ट करते हैं अपनी वुमेन्स क्रिकेट पे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लीग क्रिकेट अभी तक आपको पता है उसकी शक्ल तक तैयार नहीं हो सकी कि लीग क्रिकेट होगी नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से हमारी वुमेन्स ने कल परफॉर्म किया, खास करके आलिया रियाज की बात करूं, चाहे फातिमा सना की बात करें, फातिमा सना एक डायनामिक, आपको पता है यंगस्टर है, फास्ट बॉलर है, आने वाले वक्तों में उनको कप्तान भी कहा जाता है। जिस तरीके से वो अपना फास्ट बॉलिंग को, पेस बैटरी को लीड करती हैं फ्रॉम द फ्रंट, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री बनाई है यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत के, सीरीज जीत के, और अल्लाह करे जो तीसरा T20 मैच है वो भी अपने नाम करें। अच्छा, वैसे अगर हम लोग पाकिस्तानी टीम के हवाले से, हमारी मेन क्रिकेट टीम के हवाले से बात करें जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, और अभी भी जो हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्ट थोड़ा अच्छा देखने में नजर आ रहा है। आपने बताया कि जैसे कि बाबर आजम जो है वो 40 रन बनाए हैं उन्होंने, स्टार्ट तो हमें अच्छा नजर आया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से। क्या लगता है आपको स्ट्रेटेजी कैसी रही तो हम मजीद अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे? देखिए, एक तो अच्छी चीज़ मुझे लगी इस दफ़ा कि पाकिस्तानी जो है ना अपना टीम, उसने कम से कम एक नई हिकमत अमली से गई है। स्टार्ट अपनी जगह है, एटलीस्ट आपने टीम में वो लड़कों को लाया है जिनको आप बेंच लाइनअप पे, मैं बार बार ये बात करता था कि जब हम वर्ल्ड कप में बात करते हुए हैं कि बेंच लाइनअप कब टेस्ट करेंगे तो इसका मतलब आपने टेस्ट की है बेंच लाइनअप कि वो कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिखा सकती है। यहाँ पर खुरम शहजाद हो जाए, चाहे आमिर जमाल की बात करें, इब्रार का इंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो दैट मीन्स कि आप उनके अंदर आप जस्टिफाई करोगे कि हमने बेंच लाइनअप को तैयार किया है या टेस्ट किया है इस कंडीशंस में। ओपनिंग डिपार्टमेंट में स्टिल मैं कहता हूँ, आई नो इट्स अ वार्म अप मैच, थोड़ा सा डिफरेंट है, टेस्ट क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया हमेशा आसान नहीं होता, जैसे आप इंट्रो में भी कह रहे थे, क्योंकि जितने भी तक पाकिस्तान ने मैचेस ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेले, आपको पता है बड़ा बुरी तरीके से पाकिस्तान को हुई है। इंडिया जैसी तगड़ी टीम जब उधर गई थी तो मुझे याद है 36 रन पे पूरी टीम आउट हो गई थी। तो हमेशा वो टफ सीरीज होती है, आसान नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। फिर टेस्ट चैंपियनशिप ऑन द लाइन है, ऑब्वियसली उनकी अगर आप टीम को देखें जो उन्होंने अनाउंस किया तो वो समझ में आ रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग टेस्ट चैंपियनशिप उनके ज़हन में है, वो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करेंगे पाकिस्तान पे, लाइक वो तगड़ा खेलेंगे और एग्रेसिव खेलेंगे। लेकिन आज जो मैच खेला जा रहा है अभी तक अगर 214 स्कोर हो चुका है, शान मसूद लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। सिर्फ ओपनिंग डिपार्टमेंट में अभी भी स्टिल मैं फील करता हूँ कि इमामुल हक जो उनसे एक वीक लिंक हैं, उनसे बैठ के बात करनी पड़ेगी। कप्तान को, टीम मैनेजमेंट वहां पर मौजूद है, थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, उनसे प्रेशर खत्म करवाएं, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया में ना मिला तो देखें टफ सीरीज हो सकती है पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली ये बैट एंड बॉल की सीरीज है, उनकी बॉलिंग तगड़ी, आपकी बैटिंग टेस्ट होगी यहाँ पर, तो आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट में कहता हूं अगर वो क्लिक कर जाता है और अगर आपको अच्छा एक स्टार्ट मिल जाता है तो पाकिस्तान अच्छा यहाँ पर कम बैक, बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है वैसे जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आसान दौरा नहीं है पाकिस्तानी टीम के लिए, जितनी पहले भी प्रीवियस टीम जाती रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स भी उनमें मौजूद थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम को इतना जबरदस्त परफॉर्म नहीं करती आई। लास्ट वीक हम इसी हवाले से माजिद भट्टी साहब से भी बात कर रहे थे, तो वो तो ये कह रहे थे कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरह आखिरी दिन तक मैच को पाकिस्तानी टीम लेकर जाए, ड्रॉ कर दे, यही इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम अपनी टीम को? देखिए एक चीज तो आपको पता है, मैंने कहा ना ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं देखूं पाकिस्तानी टीम का, मैं अंडर एस्टिमेट कभी जिंदगी में नहीं करूंगा अपनी टीम को, क्योंकि एक चीज हमें रियलाइज करनी चाहिए कि पाकिस्तान अगर टीम वहां पर खेलने की है वो भी खेलने गए हैं। ये नहीं कि हम सीधा का सीधा मैच उठा के ऑस्ट्रेलिया को दे देंगे हाथों में कि जाओ जी आप 2 दिन में खत्म करो घर जाओ। हाँ, माजी की जो आपकी सूरत हाल रही है उसके अंदर हमेशा टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की जो चौथी इनिंग्स होती है, चाहे हम बॉलिंग कर रहे हो चाहे हम बैटिंग कर रहे हो, वो हमारी डेथ होती है, उससे नीचे वो चीज होती नहीं, क्योंकि हमारी टीम एकदम क्रम्बल करती है। 5 डे का टेस्ट मैच है, ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा कोशिश की है कि जब से उनकी, क्योंकि राइवलरी अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की राइवलरी सबसे तगड़ी होती है टेस्ट मैचेस के अंदर। आपने देखा है कि उनका चाम आखिरी घंटे तक जाता है, आखिरी दिन के, तो वो कोशिश करते हैं कि 5 दिन को हम लोग जितना कैश करवा सके करवाएं। ड्रॉप इन विकेट है, पहली आपको थोड़ा सा मॉइस्चर उसका चेंज आता है,
तेज विकेट्स होती थी, क्योंकि स्टेडियम भी डिफरेंट है। यहाँ पर मुझे नहीं पता किस लेवल की विकेट तैयार होगी, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ बाउंसी विकेट। आसान नहीं है पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आप प्रेशराइज के अंदर जाएंगे, उसी माइंडसेट से जाएंगे कि हमने विकेट्स बचानी है, हमने अपना थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं खेलना, तो वो आपको हर्ट करेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो टीम है, वो एग्रेसिव खेलेगी आप पे। आप जो मर्जी कर लो, चाहे टेस्ट क्रिकेट भी है, उन्होंने पूरा का पूरा डायलेमा चेंज किया हुआ है। वो टेस्ट क्रिकेट को भी एग्रेसिव खेलते हैं। तो आपके बैट्समैन को उस हिकमत अमली से जाना पड़ेगा। आपको जो पीछे होता रहा उसको भूलें। नया टेस्ट है, नया दिन है, नया कप्तान है, बैकअप करना पड़ेगा। मैं फिर वो बार बार बात कर रहा हूँ, हम भी करते रहे हर शो के अंदर कि खुदा का वास्ता अगर आपने कप्तान गलती से बना दिया शान मसूद को, आपने चेंज किया कप्तान, तो इसके साथ स्टिक अराउंड रहे। ये नहीं कि आप 4 दिन के बाद अगर पहला टेस्ट पूरा हारते हो, खुदा न खास्ता तो आपको जी कप्तान को उतार दो, गलत है। इनको लंबा रन दें। ऑस्ट्रेलिया सीरीज आसान नहीं होती किसी भी प्लेयर के लिए। अच्छा, वैसे हमने ये भी देखा कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जहां पर हमारी टीम वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रही थी, वहां पर हमारे बोर्ड के अंदर कुछ मामलात ऐसे थे कि जिसने पूरी टीम को, पूरी कौम को परेशान किए रखा। जैसे आप खुद भी कह रहे हैं ना कि अगर आपने शान मसूद को कैप्टन बना ही दिया है तो आप उन्हीं पर अपने फैसले के साथ कायम रहे। आपको लगता है कि अगर मजीद यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर बोर्ड के अंदर मामलात ऊपर नीचे होते रहते हैं, सलमान बट वाला जो मामला है वो भी अभी तक कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा, मजीद क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है उसे दुनिया में, तो ये चीजें भी बहुत इंपैक्ट डालती हैं बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर भी, क्योंकि उन्होंने भी तो आगे किसी को अपना चेहरा दिखाना है ना। वो भी तो किसी के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने वहां पे कहीं ना कहीं ये बात निकल ही आती है जब आप किसी टूर पर मौजूद होते हैं। अगर आपको वर्ल्ड कप में याद हो तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर मैं पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करूं तो हम शायद कुर्सी के चक्कर में भूल गए थे कि हमने प्लानिंग क्या करनी है इंटरनेशनली, कि टीम ने वर्ल्ड कप भी खेलने जाना। आपके पास उससे पहले कोई सीरीज थी नहीं। सबसे बड़ा इंस्टेबिलिटी क्या होती है जब क्रिकेट बोर्ड के अंदर इंस्टेबिलिटी, आपके इदारे के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, तो जो नीचे का जो वर्कर है उसके भी दिमाग में एक बात चल रही होती है, पता नहीं यार आज मैं हूँ, अगले घंटे नहीं होगा। वो डिस्टर्ब करती है पूरे स्क्वाड को। और वो नजर आया आपको, चाहे वो कप्तानी को लेके बात करें, चाहे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से बात करें, चाहे कोचेस की बॉडी लैंग्वेज से बात करें। मैं नहीं कह रहा कि कोचेस बहुत अच्छे थे, लेकिन लिटरली वो चीज समझ में आ रही थी कि कोचेस के भी दिमाग में बात आ जाती है कि पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे। और आपने हफीज भाई को यहाँ पर लेके आए, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स हैं। वहाब रियाज आपके पास मौजूद है, क्योंकि उन लोगों ने पाकिस्तान को सर्व किया। वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करो, चाहे जो असल क्रिकेट है, जो डाउन दी आप स्कूलिंग क्रिकेट की बात करें, गली क्रिकेट, उनको समझते हैं क्योंकि वो इस मुल्क से बिलोंग करते हैं। वो इसी स्टेज से ऊपर आए हैं पाकिस्तान खेलने के, उनको बेहतर पता है कि यहाँ क्या मामलात हैं। लेकिन फिर वही चीज है ना कि आपको स्टिक अराउंड करना पड़ता है। आप ये ना सोचें कि 1 महीना 2 महीना उसके बाद ये इलेक्शंस आएंगे तो नया कोई ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर आएगा। लेकिन अवैस, जिस तरह के इमेच्योर फैसले हम देख रहे हैं कि बोर्ड बार बार ले रहा है। अभी सलमान बट वाला एक एपिसोड हुआ है जिसमें फिर वहाब रियाज सामने आए, सारा मलबा उन्होंने अपने ऊपर ही डाल लिया। इस तरह के इमेच्योर फैसले, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, ऑब्वियसली तैयारी तो फिर अभी से करनी है, या फिर ये जो कुर्सी वाला मामला है ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि एक तो आपका इतना बिजी स्केड्यूल है पाकिस्तान टीम का, इसके बाद क्योंकि आपका इंग्लैंड सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज, उसमें T20 है, फिर उसके बाद इंग्लैंड है, T20 है, तो आपके पास काफी मैचेस हैं जिसमें आप अपनी टीम जो प्रॉपर है उसको आप कहीं ना कहीं कर सकते हो कि यार ये हमारी बेस्ट प्लेइंग होगी स्क्वाड जो वर्ल्ड कप के लिए। T20 वर्ल्ड कप में आपको पता है पाकिस्तान हकीकतन एक वन ऑफ द बेस्ट साइड्स दुनिया में जानी जाती है लिमिटेड ओवर्स के अंदर। लेकिन जब तक ये मामला जो कुर्सी वाले हैं, जब तक ये ठीक नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी डिस्टर्बेंस जो उनकी है वो पूरे आपके स्क्वाड के अंदर कहीं ना कहीं घूमती रहेगी। मैंने कहा ना, देखें शान मसूद को आपने कप्तान तो बनाया, मैं खुद कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर आप उसको कप्तान बनाते हो जिसको आपने बकरा बनाना था, क्योंकि जिबा होता है बेचारा वापस आके, लेकिन आपने जिबा नहीं करना उस कप्तान को, उसको आपने टाइम, इसीलिए बाबर ने फिर वो टेस्ट टीम की कप्तानी भी अपने पास नहीं रखी। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और एक वायरल खबर आपके साथ शेयर करते हैं। और हम देख रहे हैं कि वायरल होने का जुनून कुछ ऐसा चढ़ा है पूरी दुनिया में तमाम लोगों को कि कोई ना कोई इस तरह का एपिसोड, इस तरह का कुछ स्टंट सामने आ जाता है। और अब हम देख रहे हैं कि लोग जो अपनी शादी को भी अब वायरल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। और ये एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर जिस पर बड़ी तनकीद की जा रही है, क्योंकि ये फोटोशूट हुआ है गवर्नर हाउस में। और अब गवर्नर हाउस पेशावर को भी क्लैरिफिकेशन इस हवाले से देना पड़ गई है कि आखिर ये इजाजत क्यों दी गई और इस जोड़े को क्यों इतना प्रोटोकॉल वहां पर दिया गया। क्या इस हवाले से पहले भी वहां पर फोटोशूट्स होते रहे हैं, लेकिन यह कि सोशल मीडिया पर इस पर तनकीद भी बहुत हो रही है। इस वायरल फोटोशूट को पसंद भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल को लेकर थोड़ा सा सोच रही हूँ अनवार के, देखें या तो अगर बहुत सारे लोगों की तरफ से बड़ी सियासी
सहाफी शख्सियात हैं उनकी तरफ से भी क्वेश्चन किया गया है। आया कि इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस जोड़े को इजाजत गवर्नर हाउस में मिली, क्योंकि यही अगर फोटोशूट हमें किसी और वेन्यू पर नजर आता, किसी और बाग में हो रहा होता, किसी और हिस्टोरिकल प्लेस पर हो रहा होता, तो शायद कि हमें इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, लोगों का नेगेटिव स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना देखने को मिलता, जिसमें हम लोग सीनियर सहाफियों के हवाले से भी बात कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, शादी का सीजन है, हर किसी की कोशिश होती है कि वो एक इंटीमेट सा शूट करवाए और एक प्यारा सा शूट जो है वो उनकी वेडिंग को मजीद खूबसूरत बनाए। तो ये मेरे ख्याल से अगर उन्हें मिल जाए अपने फोटो शूट के लिए कोशिश की जाती है। बिल्कुल। और फिर हमने देखा कि जो वजाहत भी सामने आई है गवर्नर हाउस में, उन्होंने भी यही कहा कि ये किसी फिल्म ड्रामे की शूट नहीं थी ये, और पहले भी इस हवाले से इजाजत मुतअद्दिद बार दी गई है। अभी इस तरह से हुआ कि सोशल मीडिया पर जरा ये वीडियो वायरल हो गई, इसलिए इस पर लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, लोगों की नजरों में आ गई और इसलिए इसको तनकीद निशाना बनाया। बहरहाल शादी हिट हो गई जी, बिल्कुल, दूल्हा दुल्हन भी हिट हो गए, बहुत मुबारकबाद। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा कहना चाहती हूँ वो ये कि सोशल मीडिया पर हर आने वाली चीज जो अगर एक अकाउंट से जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसमें जरूरी नहीं है कि बाकी की जो पलटून है, बाकी की जो फौज है ना, वो भी इसको क्रिटिसाइज करना, नेगेटिविटी क्रिएट ना की जाए, ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज को हाइप उस वक्त मिलती है जब एक अकाउंट का बहुत ज्यादा हैवी फॉलोवर होता है, तो उस फॉलोवर की वजह से लोगों की एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ती है, लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहे होते हैं। तो वहां पर आपने भी ये तय करना है कि क्या गलत है, क्या सही है और इसमें आखिर बुराई क्या है। और जो हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली अगर एक वीडियो आपके सामने आई है, उसकी एंगलिंग क्या की गई है, उस पर कैप्शन क्या है, उसको पोर्ट्रे किस तरह से किया जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल हर चीज को ट्रोल करना चाहिए, हर चीज पर ही तनकीद करनी चाहिए, उसके नेगेटिव एलिमेंट्स को निकालना चाहिए। उनके शादी के खुशगवार लम्हात थे जिनको वो शेयर कर रहे थे। अब दूल्हे की भी फैमिली है, दुल्हन की भी फैमिली है, उनके ऊपर भी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए, बहुत इंपैक्ट पड़ा होगा। तो आपके कुछ जुमले जो है या आपकी जो क्रिटिसिज्म है ना, वो लोगों के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। उनकी शादी के नए दिन है यार, थोड़ा सा ख्याल करो, किसी की भी दिल आजारी का बाइस बन सकते हैं। खैर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर कर्जे की जो मंजूरी है वो दे दी गई है और एशियाई तरक्याती बैंक ने ये रकम जो है वो मंजूर की है। कर्जे की रकम को मकामी वसाइल को बरोएकार लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये भी कहा गया है कि सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर नो और ज़रूरी पैदावार को बेहतर बनाने के लिए इस रकम को खर्च किया जाएगा। तो 65 करोड़ 88 लाख डॉलर कर्जे की जो है ये रकम मंजूर की गई है एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से और मकामी वसाइल को बेहतर बनाने के लिए इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें हमारा एजुकेशनल सेक्टर है। तो इन दोनों सेक्टर्स में हमें रिफॉर्म्स भी होती हुई नजर आएंगी और इसकी बेहतरी के लिए ये जो रकम मंजूर की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से, उसे यूटिलाइज किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम बात करने जा रहे हैं फुटबॉल के हवाले से, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं जब से कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसके बाद से इस रीजन में जो फुटबॉल को लेकर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तेज़ी आ रही है। मिडिल ईस्ट के ममालिक में फुटबॉल के जो मुकाबले हैं वो बाकायदगी से होते दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं तमाम मुकाबलों में जो पाकिस्तान की अंडर 15 और अंडर 13 की टीम है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। 2 रोज़ कबल हमने ही ये न्यूज़ शेयर की थी आप सबसे कि जो हमारी दोनों टीम्स हैं बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके आई हैं, इंडिया को भी वो हरा कर आए हैं और साथ साथ जो दूसरे ममालिक की टीम्स वहाँ पर मौजूद थी उनसे भी जीते हैं। और पाकिस्तान की जो वेरी यंग टीम है उन्होंने पहली बार गल्फ विंटर टूर्नामेंट अंडर 15 के फाइनल में कामयाबी हासिल की है, हिंदुस्तानी टीम को शिकस्त भी दी है। तो बड़ा ज़बरदस्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त परफॉर्मेंस का सिलसिला पाकिस्तानी अंडर 15 अंडर 13 टीम की तरफ से जारी है। और अनवर, आज ये न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करने का दोबारा से मकसद ये है कि तब तो हमने आपको ये खबर दी थी ना, आज इस मैच को जिताने वाले बच्चे और उनके हेड कोच हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हें वेलकम करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हेड कोच मोहम्मद नदीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नदीम। इसके साथ 3 छोटे बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक को तो आप बहुत बखूबी अच्छे तरीके से जानते हैं, पहलाज इकरार, हमेशा स्क्रीन की जीनत बने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम पहलाज, कैसे हो आप? अच्छा, एक बहुत ही छोटा बच्चा जिसकी एज में और अनवार गेस करने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद भी ये कह रहे हैं कि हाँ मैं दिखता छोटा हूँ लेकिन मेरी उम्र ये नहीं, 11 साल है। बिल्कुल, मोहम्मद इनका नाम है और मोहम्मद के साथ बैठे हैं मोमिन जो कि उनसे कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं। मोमिन से भी हम पूछेंगे कि वो कितने साल। मोमिन, आप कितने साल के हैं? जी मैं 13 साल का।
अच्छा, ठीक हो गया। चलें, सबसे पहले तो फिर जो हेड कोच हैं उनसे बात करते हैं। नदीम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत आपको मुबारक हो इस कामयाबी पर। हम हमेशा से देखते रहे हैं गिले शिकवे किए जाते हैं कि सिर्फ क्रिकेट पर फोकस है, क्रिकेट पर फोकस है, और फिर क्रिकेटर्स ये कहते थे कि जो बाकी खेल हैं वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते, इसलिए क्रिकेट पर फोकस है। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे भी हैं वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि फुटबॉल के बारे में यही सुना, जब भी होता है तो हमारी रैंकिंग को डिस्कस किया जाता है, लेकिन ये है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। बेसिकली ये हमारे क्लब की टीम है, मसलन की नेशनल टीम नहीं, हमारे क्लब की टीम है। तो इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया गल्फ विंटर कप में। तो हमें जो टेक्निकल और टैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं बाकी यूरोपियन एकेडमीज के, उसका बखूबी इल्म है। ठीक है, मैं उसमें हमारे पास जो कोचिंग पैनल है वो फीफा लाइसेंस है, यूएफए लाइसेंस है, तो हमें इस चीज़ का आइडिया था। उसके अकॉर्डिंग हमने फिर इस इवेंट की तैयारी कोई 3 से 4 मंथ पहले ही शुरू कर दी थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग और जो भी फिजिकल एस्पेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग हमने इन बच्चों को तैयारी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। नदीम, 16 ममालिक हैं जिनके साथ आप लोगों ने मैचेस खेले हैं, तो सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पर रहा? और दूसरा ये कि 16 ममालिक को टफ टाइम देने के लिए ये जो हमारे यंगस्टर्स की फौज तैयार हुई है, इनको तैयार करने में कितना टाइम लगा? इनको तैयार करने में टाइम काफ़ी लगा है। ये इससे बेहतर भी परफॉर्मेंस दे सकते थे, लेकिन उसमें पाकिस्तान में एक छोटी सी जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बच्चों पे एकेडमिक का वो प्रेशर होता है। जो 4 मंथ थे, उन 4 मंथ में इन्होंने पढ़ना भी है, इन्होंने अपनी स्टडीज को भी साथ लेके चलना है, ट्यूशंस को भी साथ लेके चलना है और बाकी चीज़ों को भी लेके चलना है। ठीक है, चले पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, पहला जब इंडियन टीम से मैच जीता है उसकी खुशी क्योंकि कुछ और ही होती है। हम लोग भी इंतजार कर रहे होते हैं जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, तो वो खुशी कैसी थी, वो मोमेंट कैसा था? ऑब्वियसली इन द टूर्नामेंट उससे बड़ी गेम हमारे लिए नहीं थी। इवन अगर हम फाइनल खेलते फिर भी इंडिया वाली गेम हमारे लिए एक लेवल पे थी। और गेम से पहले सारे बहुत नर्वस थे, लेकिन जब हम 6-1 से जीते तो 2 चीज़ों की खुशी थी। एक तो हमने इंडिया को हराया और दूसरी चीज़ कि अब हम सेमीफाइनल के लिए पक्का क्वालिफाई कर गए थे, उसकी भी खुशी थी। और फिर ऑब्वियसली इंडिया को हराने की भी बहुत खुशी थी। तो इंडिविजुअल आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? मुझे माशाल्लाह से हमारा डिफेंस इतना अच्छा था कि पूरे 4-5 गेमों में मुझे मैक्सिमम 10 शॉट पड़े होंगे। मैं गोलकीपर खेलता हूँ। अच्छा, तो मैंने कोई तकरीबन इंडिया वाले मैच में कोई 2 दफ़ा बॉल टच की थी, उसमें से 1 दफ़ा की मेरी पूरी उंगली मुड़ गई। उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम लगा रिकवर करने में और अगली गेम में भी मतलब काफी एफिसी थी। तो नन्हे मोहम्मद से जरा बात करते हैं। मोहम्मद, कैसे रहे मैचेस? मामा याद आती थी या मैच पे फोकस होता था? मैच में फोकस होता था और हमारे मैचेस काफ़ी अच्छे गए थे। हमारा एक्सपोजर फर्स्ट टाइम था और हम लोग की मेहनत भी बहुत अच्छी थी। हम लोग ने अपना 100% गिव किया था और फिर अल्लाह से दुआ मांगी थी। आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग मैच कौन सा था? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। रियली? उसकी क्या वजह थी? हमें तो पता है कि क्या रीजन होती, लेकिन आपका जो जज्बा था वो क्या था? वो क्योंकि हमारी वो आपस में फाइट हुई हुई और अगर हम जीत गए तो इंडिया वाले के साथ बुरा होगा और अगर इंडिया जीत गए तो हमारे साथ बुरा होगा, तो वो बहुत प्रेशर जैसा मैच था। ठीक है, तो कैसा ओवरऑल कैसा फिर आपका एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट टाइम था कि आप अब्रॉड गए खेलने के लिए या फिर पहले भी जाते रहे हैं? मेरा ये फर्स्ट टाइम था। ठीक है, अच्छा, जबरदस्त। तो आप एज अ गोलकीपर तो पहलाज थे, आपका क्या रोल था फील्ड पर? मैं स्ट्राइकर खेलता था। अच्छा, जबरदस्त। तो अभी ये मुझे यही कह रही थी कि ये किस तरह से किक करते होंगे फुटबॉल को। मैंने कहा यहाँ फुटबॉल ला के दिखाएं, फिर मोहम्मद बताएंगे वो कैसे खेलते हैं। मैं तो यहाँ से किक मारता यहाँ से किक मारता हूँ। ठीक है, अच्छा। तो मोमिन, आप भी अंडर 13 में हैं? हाँ जी, मैं भी। तो आपको कभी कुछ महसूस हुआ इनके साथ खेलते हुए? बहुत ज्यादा हाइट डिफरेंस है ऑफ कोर्स, बट एज का इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है। और ये इवन मेरे स्कूल में है। अच्छा, और मोमिन आपका रोल क्या है गेम में? मैं भी स्ट्राइकर हूँ। आप भी स्ट्राइकर हैं और आपकी बेहतरीन स्ट्राइक्स किस टीम के अगेंस्ट रही हैं? जो हमारा पहला मैच केन्या के साथ हुआ था, अच्छा, उसमें मैंने 3 गोल मारे थे। और अभी तक आप लोगों को क्या लगा कि पूरे टूर्नामेंट की जो टफेस्ट टीम्स थी वो कौन कौन सी थी, जिसका प्रेशर थोड़ा सा टीम पर ओवरऑल भी आया हो? बेसिकली एक तो इंडिया का तो ऑब्वियसली हम पर होता ही है, सऊदीया और एक अफ्रीकन टीम थी। ये 2 टफ टीम थी। उसकी वजूहत ये थी कि कुछ फिजिकली टीम को एडवांटेज होते हैं। कुछ हमें जो हम इंटरनेशनली खेलते हैं हमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एजिस को कम किया जाता है। ठीक है, तो आगे से जो टीम्स आती हैं लाइक वो रियल में अंडर 13 में अंडर 13 नहीं होते। ठीक है, एज को मैनिपुलेट किया हुआ वो किया होता है। तो वो 1-2 टीमें ऐसी थी जो फिजिकली लाइक उनमें मोमिन मुजम्मिल भी उनके शोल्डर्स तक आ रहा था जो आपको टॉल लग रहा है। अच्छा, तो इस तरह की टीम वो फिजिकली टफ थी, इस तरह के प्लेयर्स भी थे। ठीक है, कुछ रीजन्स फिर ऐसे हैं जहां पर फिर बिल्ड लोगों
की डिफरेंट भी है, और आप वाली बात भी ठीक है कि एज को भी मैनिपुलेट किया जाता है। तो पाकिस्तान अभी आप किस तरह से देख रहे हैं, फिर अच्छे फुटबॉलर किस तरह से हम मजीद जनरेट कर सकते हैं? बेसिकली हमारे जो पाकिस्तान में शुरू से एक चीज़ का प्रॉब्लम रही है वो है स्ट्रक्चर। हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है। हम जिस ग्राउंड पे अपना फाइनल खेले हैं सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, वो ग्राउंड हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, ठीक है, हमारे बॉयज़ ने पहली दफ़ा देखा है, और उनके तो वो आम है। अब हम फुटबॉल की बात करें तो हमारे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास अपना फुटबॉल ग्राउंड नहीं है स्टिल, ठीक है, वो लाइक स्पोर्ट्स बोर्ड के ग्राउंड हम यूज़ करते हैं, तो स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी अवेलेबिलिटी पे हमें देता है, लेकिन हमारी नेशनल टीम कभी किसी ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रही होती, कभी किसी ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रही होती। फैसिलिटीज का फुकदान है, स्ट्रक्चर नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे एकेडमी सिस्टम और कंपटीशन नहीं है। ये चीजें जब शुरू होंगी सारा कुछ शुरू हो जाएगा। तो पहला पाकियों के लिए तो शायद ये पहले एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको हमने ओवरऑल देखा है कि आप घर से दूर भी रह लेते हो, क्योंकि थोड़ा सा आपके पेरेंटल साइड जो है वो भी माशाल्लाह हमने देखी है कि काफी आपको बड़ा बूस्ट कर रही होती है। तो जब आपके ये फेलोज आपके साथ गए बाहर, तो मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा था जो थोड़ा रोता भी हो कि मुझे घर वाले याद आ रहे हैं, मेरी फोन पे बात करवा दो, या हाय शायद अम्मी से बात हो जाए, या मैं मामा को मिस कर रहा हूँ? तो कैसे सपोर्ट की है? इन सारों में से सिर्फ 2-3 बच्चे थे, क्योंकि काफ़ी हमारे साथ यंगस्टर्स गए थे, जिस तरह मोहम्मद, लेकिन जो रोया था वो यूतो, जिसकी सरकार करने बात ठीक है, वो हम जो ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे। हाँ, वो उसका ये था कि एक तो उसको अपनी अम्मी बहुत याद आ रही थी, हालांकि उसकी अम्मी उसके साथ गई थी, लेकिन दुबई मॉल में वो रो रहा था काफ़ी, फिर सारों ने उसको कम्फर्ट किया, और तंग भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किया। जैसे इसने मैं सोफे पे बैठा हूँ और ये अपना फ़ोन सोफे पे छोड़ गया, और वहाँ लाइटिंग भी ऐसी थी कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लॉबी थी वहाँ, तो मुझे लगा कोई कूड़ा शूड़ा है, मैंने ऐसे करके सोफे के नीचे दबा दिया, और भाई कोई आधे घंटे बाद पता चला कि मोहम्मद को अपना फोन नहीं मिल रहा। ठीक है। तो इसके दोस्त ने, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी हमारे साथ खेल रहा था, अच्छा। उसने दुबई पुलिस को बुला लिया होटल, अच्छा। और कोई 15 ऑफिसर, सर काका वॉशरूम में, मैं दरवाजा जाके खोलता हूँ, बाहर कोई 10 ऑफिसर खड़े हैं कि आपके कोच किधर है। मैं डर गया, मैंने कहा वॉशरूम में, मैं उनको भेजता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि एक बच्चे का फोन गुम हो गया। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की, और उन्होंने बोला कि मैंने चोरी किया फोन। फिर जब उन्होंने गौर से देखा, उनको पता चला कि मैंने ऐसे करके नीचे दबा दिया। फिर जब फोन मिल गया, पता चला ये नहीं मिल रहा, ये गुम हो गया। इसके अम्मी हमारे पास आई रोते हुए कि मोहम्मद किधर हो गया, पता चला ये अपने कमरे में छुपा हुआ था। चले, यानी कि इस तरह के, अच्छा, इस तरह के जो टूर्स होते हैं, फिर इस तरह के वाकयात होते हैं जब बच्चे आपस में जाते हैं। लेकिन जब आपको पुलिस वालों ने आके पूछा कि किधर है कोच, उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या थी? नहीं, मैं मुस्कुरा रहा था। अच्छा, ठीक है। चलें जी, हमारी बहुत बेस्ट विशेस हैं हमारी दोनों अंडर 13 अंडर 15 की जो टीमें हैं, जो कि एक टूर्नामेंट जीत कर आई हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, क्लब लेवल पर अभी खेल रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल टीम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है फुटबॉल को बूस्टअप करने के लिए ये एक बड़ी ही जबरदस्त कोशिश। बिल्कुल, हम आज से बुनियाद रखेंगे तो इंशाल्लाह आगे चलकर यही बच्चे बड़े होंगे, और फिर हम भी अपनी एक नेशनल फुटबॉल टीम बनाने में कामयाब होंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान, और एक ब्रेकिंग आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई है, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला, महफूज फैसला सुना दिया है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसको वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला आज सुना दिया है। तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ीशान सैयद हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और अहम फैसला आ गया। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने बानी तहरीक इंसाफ को डिस्प्यूट करके नाअहल करार दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 21 अक्टूबर 2022 को एक दरख्वास्त दायर की थी, और इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चैलेंज किया गया था। जिसके बाद उन्होंने जनवरी में लाहौर हाई कोर्ट में भी सेम पिटीशन दायर की थी, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से विड्रॉल की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर फैसला महफूज हो गया था। 13 सितंबर को महफूज शुदा फैसला आज 6 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना दिया, और चेयरमैन
साबिक चेयरमैन पीसीआई की जो दरख्वास्त थी उसको खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि तोशाखाना के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और एक वायरल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताते चलें कि अगर हम लोग यही समझते हैं जो इंसानी ज़िंदगी है वही सिर्फ 100 बहारें देख सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मिथ को, इस कॉन्सेप्ट को इस स्टोरी ने बिल्कुल चेंज करके रख दिया है, क्योंकि जब ये खबर मंजर आम पर आई है, जो कि हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं, क्योंकि बरतानिया में एक ऐसा कछुआ मौजूद है जो कि 191 बहारें देख चुका है, विच इज़ अमेजिंग। और बड़ी ही अजीब बात है ये। और ये जोनाथन नामी ये कछुआ है जो दुनिया के मौमर तरीन जानदार का एजाज रखता है, जिसे इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 1832 में यह बरतानिया में ही पैदा हुआ था और अभी इसकी उम्र 191 बरस बताई जा रही है। जी, और ये भी बताया जा रहा है कि जो कछुआ है इसका बड़ा खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उम्र सीधा होने की वजह से जाहिर सी बात इसके चेहरे पर, इसके जिस्म पर जगह जगह पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई हैं। चाल तो वैसे ही कछुओं की बड़ी स्लो होती है, लेकिन अब जरूरत से ज्यादा इसकी स्लो होगी। उसके खाने पीने का जो ख्याल है वो इस सिलसिले में बड़ा बेहतरीन तरीके से रखा जा रहा है। कहा यह जाता है कि इस कछुए को खाने पीने में गोभी बड़ी पसंद है, खीरा बड़ा पसंद है, गाजर बड़े शौक से खाता है, और इसके अलावा जो मौसमी फल हैं वो इसकी खुराक में शामिल हैं। तो ये जोनाथन नामी जो कछुआ है बड़ा एंटरटेन करता है। लेकिन मेडिकल सिचुएशन अभी इनकी जो है वो बेहतर नहीं है। ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से ज़रिया ने बताया झुर्रियां पड़ चुकी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जोनाथन नाबीना है, सूंघने की हिस्स भी खो चुका है। तो जो मेडिकल इश्यूज हैं वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी बड़ी जबरदस्त तरीके से रखा गया है, बड़ी जबरदस्त तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 1965 में 188 साल की मुतवक्के उम्र में इससे पहले जो एक मौमर कछुआ था वो मर गया था। तो अब ये जो एजाज है मौमर तरीन कछुए का वो इस वक्त जोनाथन के पास मौजूद है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। एक और खबर शेयर करते हैं। एक और वायरल रेस्टोरेंट है जो कि हम देख रहे हैं जी। एक रेस्टोरेंट में एंड्रॉयड वेट्रेस काफी मकबूल हो रही हैं, काफी वायरल हो रही हैं, जिनको बड़ा पसंद किया जा रहा है। कुछ लोग इनसे डरते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही कि दरअसल में इंसान है या फिर रोबोट हैं। द वे शीज, मतलब वो प्रिटेंड जिस तरह से कर रही हैं, रोबोट होने का वो एक तरीकाकार इख्तियार किया गया है अपने एक मार्केटिंग पॉलिसी को लेकर। तो एन रोबोटिक जो मूवमेंट्स हैं उससे वो नाजरीन को एंटरटेन भी कर रही हैं, और कुछ लोग देखकर परेशान भी हो जाते हैं। उन्होंने खुद को कैसे कोरियोग्राफ किया है ये देखकर कोई भी शक में पड़ सकता है कि ये आया कि एक इंसान है या फिर वाकई में ये एक रोबोट है। कुछ तो वाकई ये यकीन कर बैठे हैं और इस बारे में थोड़ा सा खौफ में मुब्तला भी हुए हैं कि ये एक असली रोबोट है जो इंसानी शक्ल का है और हकीकी लोगों के साथ बातचीत करने की सलाहियत रखता है। देखें ना आप इनकी ड्रेसिंग देखें, जो इनका मेकओवर है, जो स्टाइलिंग है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, जो कि नए ट्रेंड्स है अकॉर्डिंग अगर हम उसके देखें तो इनका हेयर कट, इनका हेयर डू, इनका मेकअप, वो बड़ा जो है ना सिमिलैरिटी उसमें नजर आती है। इसी तर्ज के जरिए हम देखते हैं कि रोबोट्स हैं वो मार्केट में भी आजकल आ रहे हैं। इसी तरह का फेस टेक्सचर उनका बनाया जा रहा है, इसी तरह जो बाल हैं उनके वो स्टाइल किए जाते हैं। तो बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने उस रूप को अपनाया है, जिसकी वजह से लोग भी शशोपंच का शिकार हैं, कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आखिर में ये रोबोट हैं या फिर ये असल में इंसान है। खैर बहुत वायरल हो रही है इनकी इस वीडियो पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, और एंड पर जब पता चला तो ये उस रेस्टोरेंट की मालिकन भी है और वहां पर मेहनत करती भी दिखाई दे रही हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।